हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर पाथ जो कि ए से बी तक जाती है, मतलब एक सीधा रास्ता कंसीडर करेंगे जो ए से बी तक जाती है, जिसकी इनिशियल बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। मतलब इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी कंसीडर करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो यू वेलोसिटी से चल रही थी और वी वेलोसिटी पे चली जाती है, फाइनल वेलोसिटी उसकी वी हो जाती है टी समय के बाद, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलते हुए। इस केस को हम कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है जनरली हर केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। सपोज आपने घर से बाइक स्टार्ट किया तो आपकी वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम जीरो थी, लेकिन जब आप कुछ दूरी चलने के बाद मेजरमेंट करना चालू करोगे अपने मोशन का या अपना मोशन का डिस्प्लेसमेंट निकालना चालू करोगे, मानो आपकी वेलोसिटी उस टाइम 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो उस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। अब 30 से 60 शिफ्ट करना आपको, तो एक्सीलेटर को टर्न करोगे, उस केस में आपकी वेलोसिटी 30 से 60 शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी केस को हम कंसीडर करते हैं जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे u थी एंड फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट बी पे v हो गई 30 सेकेंड के बाद। इस केस में जाहिर सी बात है कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, जी डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे s मान लिया। इसी केस को हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो पहले इस केस का हम ग्राफ तो बना ले। ये जो है ये मोशन कैसा मोशन है? मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम का होता है और एक्सेलरेशन टाइम का होता है। तो तीनों ग्राफ को हम पहले यहाँ पे देखते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो कर्व होती है इस तरह से होती है, पैराबोलिक, जो रैपिडली इंक्रीज कर रही होती है। फिर यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी टाइम की इस प्रकार से होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले से हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान चुके हैं, तो वेलोसिटी टाइम की ग्राफ इस प्रकार से होगी। और यहाँ पे जो थर्ड वन होगा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे इसकी कांस्टेंट है। ये तीन ग्राफ हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो पॉसिबल है। सेम जो केस हमने कंसीडर किया उसका तीन ग्राफ पॉसिबल है। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है, हम कौन सा ग्राफ आखिर वेलोसिटी टाइम, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही कंसीडर किया जाता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही क्यों? तो आइए बारीकी से यहाँ समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, जो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सिस का डिवीजन होता है, वर्टिकल एक्सिस बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि tan थीटा से निकालते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू p बाय b होता है। तो ये स्लोप आपको देगा, ये कितना ढलान है देख सकते हैं इस केस को, ये इसमें कुछ स्लोप है, अगर ऐसा होता तो कोई स्लोप नहीं होता। तो कितना स्लोप है उसे हम tan थीटा से निकालते हैं, मतलब p बाय b। तो यहाँ पे इस केस में अगर कंसीडर करेंगे इसकी स्लोप जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो वेलोसिटी दे देगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इस ग्राफ से हमें तो वेलोसिटी आ जाएगा, लेकिन हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को नहीं ला सकते, इसलिए ग्राफ हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आइए इस ग्राफ को देखते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है। तो एक्सेलरेशन तो हमारा यहाँ आसानी से आ सकता है। और एरिया अंडर द कर्व जो होता है मतलब दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। एरिया आपने देखा होगा, एरिया की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये मीटर इंटू मीटर है, मतलब दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे दो डायमेंशन कौन से हैं हमारे पास? एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल में वेलोसिटी है इधर टाइम, इसको पुट करके देखेंगे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें अगर उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, अगर उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन आ जाएगी। मतलब हमें जो इक्वेशन देना वो देना किसके बीच में है? वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, चारों क्वांटिटी। और एक ये एकलौता ग्राफ होता है जिससे हम चारों क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी कारण से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही सिलेक्ट करते हैं। अब आते हैं देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम का क्या होगा। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन का आप जानते हैं वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम डिवाइडेड बाय टी से टी कट जाएगा तो आपका बचेगा वेलोसिटी। एरिया जो इसका होगा ये वेलोसिटी दे देगा। मतलब इस केस से हम वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस केस से हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। इसी कारण से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेके ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम जान चुके हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही चारों क्वांटिटी को हम रिलेट कर सकते हैं, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट था उसको कंसीडर कीजिएगा। हमने यहाँ माना था टाइम 0 था, जहाँ से हम कंसीडर जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं मोशन को, वो टाइम इनिशियल टाइम होता है, वो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 0 हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट टाइम कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। दूसरा आप देखिएगा जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो u, क्योंकि हमने पहले से कंसीडर किया है जो ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो 0, u कोऑर्डिनेट को हम देखें तो t समय के बाद कुछ वेलोसिटी उसने गेन कर लिया था, u से उसने शिफ्ट कर लिया था। मानो हम इंक्रीजिंग केस को कंसीडर कर रहे हैं, पहले 30 किलोमीटर पर आवर थी, अब 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। तो यहाँ पे टाइम t है और वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो b का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा t, v। इस ग्राफ को पॉइंट a और पॉइंट b को मिला देंगे तो हमारे पास ये कर्व आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो एक्सिस से टाइम एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी कितना, उसके अमाउंट को, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और वेलोसिटी एक्सिस से राइट जाएंगे तो टाइम कितना है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से a तक चलने में, a तक जो थी वो लेंथ u थी, वेलोसिटी u थी। यह इसी प्रकार से यहाँ से b तक जाने में जो लेंथ थी टाइम एक्सिस से वो v हो चुकी है। तो हम इस ग्राफ को आगे मिलाएंगे, इस पॉइंट को हम अपने सहूलियत के लिए कंसीडर करेंगे, डॉट 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 यहाँ पे इसको मिला लेंगे। ये पॉइंट टाइम एक्सिस को जहाँ काटा उसको हम c मान लेंगे, और ये जहाँ पे काटा उसको हम d मान लेंगे, ताकि हम ग्राफ को आगे अपने कैलकुलेशन में बढ़ा सकें। ये देखिए आप यहाँ पे अब स्लोप निकालने का जो स्लोप होता है, मैंने अभी पहले बताया आपको, स्लोप जो होती है वो एक्सेलेरेशन को देती है, मतलब स्लोप जो होगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप tan थीटा p बाई बी, तो p मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए क्योंकि ग्राफ यहां से स्लोप लेना स्टार्ट किया, यहां पे कोई स्लोप नहीं है, इस केस में स्लोप है। तो ये हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, bd हमें चाहिए। तो bd को हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल केस क्या है bc, ये है bc, उसमें से इतना घटा, मतलब इतना है टोटल, हमें ये चाहिए, तो टोटल में से इतने को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC माइनस CD डिवाइडेड बाय बेस, यहाँ पे क्या हमारा OC। तो स्लोप ही एक्सेलेरेशन होती है, तो एक्सेलेरेशन A को कंसीडर करेंगे तो BC माइनस CD आप देखिएगा, BC यहाँ पे जो है BC V है, और AO जो है वही CD है, वो U है, मतलब V माइनस U आ जाएगा हमारे पास। तो हम ऊपर लिख सकते हैं V माइनस U, और देखिएगा OC जो है वो टाइम के बराबर है, T के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा T। इस T को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा A इंटू T इज इक्वल टू V माइनस U। इसको हम रीअरेंज करें, U को राइट से लेफ्ट लाएं तो U प्लस AT इज इक्वल टू V। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो V इज इक्वल टू U प्लस AT लिख सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहाँ पे कुछ टर्म्स है, V जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी है, U यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, A यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, T यहाँ पे टाइम टेकन है। टाइम टेकन मतलब U से V वेलोसिटी शिफ्ट करने में जो टाइम लगा वो यहाँ पे टाइम है। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये जो हमारा है वो पहला इक्वेशन आ चुका है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है। इससे पहले मैंने अभी बताया आपको, जो डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो एरिया से आता है। अब एरिया क्या है, A से B के कर्व के अंडर का जो एरिया है, मतलब टाइम एक्सिस से इनक्लोज जो एरिया है, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगी। तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट जो S होगी उसके लिए हमें निकालना है एरिया अंडर कर्व। तो आप देखिएगा यहाँ पे दो चीजें होती है एरिया, एक ट्रायंगल बन रहा है ABD, एक ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है ADCO या OADC। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसको हम एरिया निकालेंगे, मतलब ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया किसका, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया आपका जो एरिया है रेक्टेंगल का आ जाएगा ADCO।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO, ये सीक्वेंस से हमने ऐसे ले लिया। ADCO इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, जो एरिया आएगा वो एरिया अंडर द कर्व दे देगा। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, यहाँ पे क्या है आपका बेस, AD यहाँ पे इसका बेस है AD, इंटू हाइट क्या है यहाँ पे BD इसकी हाइट है, AD इंटू BD प्लस, अब रेक्टेंगल में आते क्या होता है L इंटू B, लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो लेंथ यहाँ पे क्या आपकी OC लेंथ है और विड्थ CD है, OC इंटू CD। अब इसको इसके वैल्यू के इक्विवेलेंट इसको वैल्यू लिखिए आप 1/2 AD इंटू BD। AD जो है वो टाइम के बराबर है, इसको T लिख देंगे इंटू T। BD यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे निकाल लिया BD जो क्या है V माइनस U, ये देखिएगा B से C जो है वो B है, C से D है U है, तो BD कितना बचा, ये टोटल में से इतने को घटा देंगे V माइनस U, इसको आप आराम से यहाँ पे V माइनस U लिख सकते हैं, प्लस जो आपका OC इंटू CD है, OC आपका T है, CD जो आपका है वो U है। इस इक्वेशन को लिखिए। अब देखिएगा पहला इक्वेशन है फ्रॉम, या आप लिखिए यहाँ पे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है, तो इसको v अगर u को इस साइड लाए तो क्या हो सकता है v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT होता है, तो इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन से v माइनस यू को AT के इक्वल्स टू पुट कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू T, T के जगह T ही रहेगा, v माइनस यू के जगह हम AT लिख देंगे इंटू AT प्लस UT, U इंटू T UT। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो s इज इक्वल्स टू, आप देखिएगा 1/2 इंटू T इंटू AT, T मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 इंटू AT स्क्वायर प्लस UT। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन दिखाता है, जहाँ पे s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं है। एरिया जो है हमारा, उस एरिया को हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया के सम के फॉर्म में इसको जोड़ दिया, और जो हमारे इक्विवेलेंट टर्म्स थे उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं। जो हमारा इक्वेशन आया s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बाकी चीजें को मैं इरेज कर रहा हूं अगले इक्वेशन के लिए। अभी हमें अगला इक्वेशन लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट का लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। पहले केस में हमने क्या किया, इससे पहले इसको दो अलग पार्ट में निकाला, ट्रायंगल का एरिया और प्लस रेक्टेंगल का एरिया हमने जोड़ा था। इस केस में देखिए एक स्ट्रक्चर बन रहा है ABCO, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है आप लोग जानते होंगे इसको, इसे ट्रेपीजियम बोलते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल साइड हो जाएंगी और इनके बीच का ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेपीजियम का है, तो हम डायरेक्ट इस केस में एरिया निकालना होगा, वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लेंगे। ये जो एरिया होगा वो ट्रेपीजियम किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCO, इसका एरिया हम निकाल लेंगे। याद कीजिए एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है, पैरेलल साइड कौन से, AO और BC यहाँ पे पैरेलल साइड है। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AO प्लस BC, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं या हाइट भी उसको बोल सकते हैं। तो शॉर्टेड डिस्टेंस यहाँ पे क्या है,
AD, और AD किसके इक्विवेलेंट है? OC के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं उनके बीच का डिस्टेंस OC जो है वो टाइम के बराबर है, इसको अगले स्टेप में हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ए को पुट कीजिए, ए आपका क्या है? AO जो है वो U है, प्लस BC जो है वो V है, तो U प्लस V इंटू U प्लस V इंटू ये जो आपका है OC आ गया। OC को हम टाइम के बराबर पुट कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, दो इक्वेशन, पहले दो इक्वेशन में हमारे पास टाइम था, तो तीसरा इक्वेशन हम ऐसा इक्वेशन निकालेंगे जो टाइम का रिलेशनशिप उसमें ना हो, बाकी क्वांटिटी का रिलेशन लेकिन टाइम का ना हो। तो टाइम को यहाँ पे हमें हटाना है, टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ से? फिर से इक्वेशन फर्स्ट पे जाएंगे। हम क्या जानते हैं? वी नो डैट V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। V जो U प्लस 80 होता है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? V माइनस U इज इक्वल्स टू 80। यहाँ से टाइम निकालना हो तो हम लिख सकते हैं A यहाँ पे टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इधर आ जाएगा डिवीजन में, V माइनस U डिवाइडेड बाय A। इसी को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा S जो हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे V माइनस U है तो अरेंज कर लेते हैं, U प्लस V या V प्लस U एक ही चीज़ होता है, V प्लस U इंटू टाइम के बदले हम क्या पुट करेंगे? V माइनस U डिवाइडेड बाय A। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिख रहा होगा आपको, जो सीक्वेंस क्या है? V प्लस U V माइनस U, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B जो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है। यहाँ पे V प्लस U V माइनस U, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/2, यहाँ डिनोमिनेटर में है तो A यहाँ पे आ जाएगा 2A, और न्यूमरेटर में क्या टर्म है? V प्लस U V माइनस U, इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। ये इक्वेशन आ गया। यहाँ 2A, इसको हम अगर रीअरेंज करें अगले स्टेप में तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, अगर अगले स्टेप को फॉरवर्ड करें तो U स्क्वायर को हम इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और यही हमारा लास्ट इक्वेशन आ गया जो रिलेशन देता है V U और A एंड S के बीच में, जो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS है। पहला इक्वेशन है V इक्वल्स टू U प्लस 80, जिसमें क्या है, जब इस केस में ऐसा होगा, जब पहले इक्वेशन के लिए आपका जो गिवन होगा, देखिए गिवन डेटा जो होगा आपका V दिया हुआ है, V गिवन है, U भी दिया हुआ है, आपका A भी दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या है? V है, U है, A है, टाइम पूछ रहा है, या उसके अपोजिट V है, U है, T है, A पूछ रहा है। ये केस जो हो, मतलब इन सभी क्वांटिटी में ये जो हमारे पास चार क्वांटिटी है V, U, A, T, इसमें से 3 नॉन हो और कोई इकलौता अननोन हो तो हम पहला इक्वेशन मोशन का यूज करेंगे। दूसरा देखिए, जब हमें, ये आपको क्लियर हो गया, जब इस चार में से कोई एक नहीं हो और बाकी 3 दिया हो तो हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन इसके थ्रू इसको यूज करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे। दूसरे में क्या होगा? गिवन जो हमारे पास होगा, गिवन में अगर हमारे पास S दिया हुआ हो, V दिया हो, U दिया हो, A हो, T हो, इस सभी क्वांटिटी मतलब S, V, U, A, T, ये 5 क्वांटिटी में से 4 क्वांटिटी कोई दिया हुआ, एक क्वांटिटी पूछ रहा हो, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रीफर करेंगे, मतलब 4 हमारे पास नोन हो, एक अननोन हो। इस आप देखिएगा पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में टाइम है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा केस हो जिसमें टाइम का कोई मतलब ही ना हो, टाइम पूछ ही ना रहा हो, तो उस केस में अगर V हो हमारे पास, U हो हमारे पास, S हो, A हो, इस तरह के रिलेशन में इस चारों में से कोई 3 नोन हो और एक अननोन हो, तो इस केस में हम
तीसरा इक्वेशन को यूज कर लेंगे। अब बात आती है अगर दो अननोन हो हमारे पास, मानिए हमारे पास v हो u हो, बाकी ना s हो हमारे पास ना a हो, इस केस में हम दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। टाइम वाले इक्वेशन मतलब पहला इक्वेशन हम यूज कर लेंगे और बाकी थर्ड इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। इसी प्रकार से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में।